आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली पैरानॉर्मल केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो एक आम से डरावने कॉलेज अर्बन लेजेंड को सच्चाई और न्याय की एक बेहद दिलचस्प खोज में बदल देती है। तो चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस मिस्ट्री में चलते हैं। अब देखिए, सबूतों की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या डर से भागना सही है या फिर डटकर उसका सामना करना? असल में यही वो सवाल था जिसने अभय नाम के एक स्टूडेंट को उस अंधे खौफ को चुनौती देने की हिम्मत दी जो पूरे कॉलेज में सालों से एक नियम की तरफ फैला हुआ था। और यहीं पर अभय के दादाजी की एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। वो गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे और उनका कहना था कि हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर छूट नहीं। सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि डर को समझने की जरूरत होती है, सिर्फ उससे आंखें मूंदकर भागने की नहीं। और यही सोच हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1, तीसरी मंजिल का रहस्य। अब इस प्रतिबंधित थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी को लेकर दो बिल्कुल अलग माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ कॉलेज प्रशासन है, प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा की साफ वार्निंग है कि सच को दबाओ, लाइब्रेरी से हर हाल में दूर रहो और नियम तोड़ा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अभय का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इस खौफ को एक अनसुलझे रहस्य की तरह देखता है। उसका मानना है कि अगर इसके पीछे की असली वजह पता चल जाए तो शायद इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इतना डरा हुआ क्यों है? दरअसल इसके पीछे 12 साल पुरानी एक बेहद खौफनाक घटना है। हुआ यह था कि शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन नाइट शिफ्ट के दौरान उसी लाइब्रेरी में बेहोश मिला। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। और जब उसे होश आया तो उसने बस एक ही बात कही, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बस इसी घटना के बाद उस लाइब्रेरी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अदृश्य की खोज। प्रशासन की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अभय और उसके कुछ दोस्त आधी रात को कैंपस में घुस जाते हैं और उनके साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता, जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि ये लोग सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंटिफिक जांच कर रहे थे। उनके पास ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, नाइट विजन कैमरा और हाँ, सेफ्टी के लिए मोमबत्तियां और नमक भी था। यानी फोकस पूरी तरह से ठोल डेटा इकट्ठा करने पर था। सेक्शन 3, खौफ की 3 रातें। यहां से जो शुरू होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का एक ऐसा डरावना सिलसिला जिसे बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। यहां आप देख सकते हैं कि उस अदृश्य शक्ति का प्रभाव कैसे तेजी से बढ़ा। पहली रात ईएमएफ मीटर में अचानक तेज स्पाइक्स आते हैं और लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट्स एकदम से चटककर टूट जाती हैं। फिर आती है दूसरी रात, शेल्फ से अपने आप किताबें गिरने लगती हैं और मोबाइल की बैटरी जो 20% थी चंद सेकंड्स में सीधे 0% हो जाती है। और तीसरी रात तो चीजें पूरी तरह से हिंसक हो गईं। भारी फर्नीचर हवा में उछाला जाने लगा और वहां जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगीं। मतलब वो शक्ति अब पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी पर उतर आई थी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लाइब्रेरियन का काला सच। इन 3 रातों की इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही भयानक नतीजा निकला। वो शक्ति मानो भड़क गई थी और अब ये खौफ सिर्फ लाइब्रेरी की 4 दीवारों तक सीमित नहीं था, ये पूरे कैंपस में फैल गया था। सोचिए, क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी का बैठे हुए दिखना, बंद वॉशरूम के अंदर से कदमों की आवाजें आना, रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाजें गूंजना और हॉस्टल की खिड़कियों पर खड़ी परछाइयां। जब ये सब होने लगा तो प्रशासन को मजबूर होकर डॉक्टर सिद्धार्थ से बात करनी पड़ी। और तब डॉक्टर सिद्धार्थ को भी ये रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ मॉडर्न साइंस इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकती। इसीलिए उस आत्मा की असली फितरत को समझने के लिए एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की। बाबा एक पारंपरिक तांत्रिक हैं और आप कह सकते हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राचीन आध्यात्म के बीच एक पुल का काम करते हैं। बाबा तुरंत इस बात को भांप लेते हैं कि वो आत्मा वहां सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है। जैसे ही बाबा लाइब्रेरी के दरवाजे पर सुरक्षा के लिए नमक की एक लाइन खींचते हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ का ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बजने लगता है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर पहुंचते हैं, आखिर वो आत्मा वहां कैद क्यों थी? तभी डिजिटल रिकॉर्डर पर एक बेहद खौफनाक लेकिन बिल्कुल साफ आवाज रिकॉर्ड होती है। आवाज कहती है, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। और इसी एक लाइन से
20 साल पुराने एक खौफनाक सच से पर्दा उठ जाता है। पता चलता है कि वो एक महिला लाइब्रेरियन की आत्मा थी, जिसे एक प्रोफेसर ने हैरेस किया था, और जब उसने इसकी शिकायत की तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का नाम देकर रफा दफा कर दिया। यही सच्चाई हमें ले जाती है हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, सेक्शन 5, आत्मा की अंतिम मुक्ति। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी कि वो कोई मॉन्स्टर या राक्षस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पीड़ित थी जिसे कभी न्याय नहीं मिला और जिसके अंतिम संस्कार भी सही से नहीं किए गए। उसे हमेशा के लिए शांति दिलाने के लिए बाबा उसी कमरे के बीचों बीच एक बेहद प्राचीन अनुष्ठान शुरू करते हैं। स्टेप 1, लाइब्रेरी के गेट पर नमक की एक सेफ्टी लाइन खींचना। स्टेप 2, मोमबत्तियां जलाकर प्राचीन संस्कृत मंत्रों का जाप करना। स्टेप 3, रात के ठीक 2:30 बजे कमरे के बीच में एक हवन कुंड बनाना। और आखिर में उस आत्मा का नाम लेते हुए उसे नए कपड़े और पवित्र जल अर्पित करना। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही ये अनुष्ठान पूरा होता है, एक अजीब सा सुकून छा जाता है। जो ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप कर रहा था, वो तुरंत गिरकर 0 पर आ जाता है। डिजिटल रिकॉर्डर बिल्कुल शांत हो जाता है और बरसों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उस कैंपस में पूरी तरह से शांति लौट आती है। तो जैसे ही हम आज इस केस फाइल को बंद करते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे अपने शहरों में, हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी डरावनी भूतिया कहानियां होंगी, और क्या पता उनके पीछे भी कोई छिपा हुआ अन्याय या कोई ऐसा ही दर्दनाक सच दबा हो। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें वाकई गहराई से सोचना चाहिए। बहुत जल्द एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।